वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर की और बैंक अकाउंट्स की। लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें की थी, लेकिन आज उसमें कुछ और आगे बातें करेंगे। बैंकिंग स्ट्रक्चर में हमने बच्चे ये देखा था कि बैंक्स कितने टाइप्स की होती हैं, कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज होती हैं। ठीक है, हमने देखा था प्राइवेट बैंक क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, आरआरबीज क्या होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। एक कैटेगरी लास्ट क्लास में जो हमसे छूट गई थी वो थी डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, वो हम डिस्कस उसमें नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, आपके नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इन अकाउंट बैंक में जो आप जाओगे तो अकाउंट्स खोलेंगे, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज की पूरी वीडियो हमारे इस बारे में होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहली जो कैटेगरी आती है बच्चे हमारे पास, वो है डेवलपमेंट बैंक की, है ना। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं दो चीज़ें। ये हमारी डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया था। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है, तो हम बैंकिंग में बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग में बच्चे हमने इन्हें तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। पहली थी शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक। दूसरी कैटेगरी थी नॉन शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। और तीसरी कैटेगरी थी डेवलपमेंट बैंक। क्या थी तीसरी कैटेगरी? क्या थी? डेवलपमेंट बैंक। ठीक, नॉन शेड्यूल को शेड्यूल कैटेगरी को हमने क्लासीफाई किया था बिटवीन कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल बैंक को हमने क्लासीफाई किया था बिटवीन कॉमर्शियल बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या किया था? कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक में हमने आपको बताया था कि चार तरीके की हमारे पास ये बैंक के देखने को मिल जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, एंड आरआरबीज। ठीक है, ये चार कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती है। कोऑपरेटिव बैंक्स में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी दो कैटेगरीज में देखने को मिलता है, तो इसको हम आगे चल के बात करते हैं। तो इसको डाउन कर लो। ठीक है, ये हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये इन दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। इसमें भी आप चाहो तो इसको और कैटेगराइजेशन हो जाता है हमारा, जैसे शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है ना। तो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक आपके मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो ये किसके लिए काम करते हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं ये। अब ये एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये दो कैटेगरीज में काम करते हैं। एक तो है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म
इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में काम करते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी हमारे 3 कैटेगरी में हैं। इनको भी हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। पहला है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड वन इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, सर इन्हें बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, ये इसमें काम करते हैं। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ये इसमें काम करेगा। ठीक है, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं हमारे शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक की। इसमें एक डेवलपमेंट बैंक है हमारे पास। डेवलपमेंट बैंक टोटल हमारे पास 5 डेवलपमेंट बैंक हैं। ठीक है, जिनके बारे में लिस्ट दे रखी है, मैं उन्हें बता दूँगा। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक का ये एरिया पूरा कवर कर चुके थे। आज हमें जो कवर करना है वो हमें डेवलपमेंट बैंक से शुरू करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं आपको आना चाह रहा था। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक। तो बच्चे जो डेवलपमेंट बैंक है ये हमारी मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए लोन देती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन नहीं ही देती है। ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए लोन नहीं देती है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए लोन देती है। लो इंटरेस्ट रेट रहता है। किसे देती है लोन? मोस्टली कंपनीज़ को, ट्रस्ट को, कॉरपोरेट एंटिटीज़ को, सरकार को, गवर्नमेंट्स को ये लोन देती है। क्योंकि आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। आपने कोई टोल बनाया, टोल प्लाजा बनाया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 1 साल में सारा पैसा लौटा दोगे। हाँ, वो पैसा लौटेगा, धीमे धीमे लौटेगा, लेकिन लंबे समय के लिए 10 साल 20 साल तक वो पैसा लगातार आता रहेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए है। क्योंकि सरकार को पता है, बहुत सारे बैंक को पता है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा जाता है उसके फेल होने के चांसेस और क्रेडिट्स के मुकाबले कम है, इसमें रिटर्न आ ही जाता है ना। तो इसलिए लो इंटरेस्ट रेट, ध्यान रखना किस पर है, लो इंटरेस्ट रेट किसे देता है? बड़ी कंपनीज़ को, ट्रस्ट को, गवर्नमेंट्स को, कॉरपोरेट एंटिटीज़ को। इंडिविजुअल्स को ये डील नहीं करती हैं बैंक के, इंडिविजुअल्स के खाते इसमें नहीं खुलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो हमारे पास 5 डेवलपमेंट बैंक हैं अब तक, जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मोस्टली स्मॉल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करने का काम करेगी। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1989 में। दूसरी हमारी एग्जिम, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1989 में। देन वी हैव द IDBI, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में। लिखना चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा नोट डाउन करना। देन वी हैव द नबार्ड, नबार्ड का भी फेमस बैंक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, IDBI अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964, ईयर्स जरूर याद रख लेना। देन लास्ट वी हैव द IFCI, ये सबसे कम सुनी हुई बैंक लगेगी आपको, इसका नाम है मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा तुम्हारा कोई वास्ता है नहीं, हमारा तुम्हारा वास्ता मोस्टली नबार्ड से होता है ना। तो नबार्ड आप सबको पता है, नबार्ड की वैकेंसी भी निकलती है, तो इसलिए भी आपको पता रहता है। IFCI की शायद मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है,
इन डेवलपमेंट बैंक्स, ये डेवलपमेंट बैंक हैं, ये काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कैटेगरी और है बैंकिंग की जो रिसेंटली डेवलप हुई है, जिसे हम बोलते हैं पेमेंट बैंक। दरअसल 2014 में, सॉरी 2013 में एक कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, जिसे बोला जाता है नचकेत मोर कमेटी। फिर इसके बाद दामोदरन, इससे पहले दामोदरन कमेटी बनती है 2011 में, उसके बाद नचकेत मोर कमेटी बनती है 2013 में। मैं बैंकिंग रिफॉर्म्स में ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, चाहो तो वहाँ से कवर कर लेना। नचकेत मोर कमेटी रिकमेंड करती है कि हमें ना नॉर्मल बैंक जो होती हैं उनसे नीचे कोई छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए बैंकिंग का, क्योंकि बड़ी बैंक्स को ऑपरेट करना बड़ा काम होता है, बड़ा एक्सपेंस का काम होता है, और हमें बैंकिंग इंक्लूजन करना है, ठीक है। तो सभी लोगों को बैंकिंग से जोड़ना है, तो हमें कुछ छोटा सा सोचना पड़ेगा। तो हमने पेमेंट बैंक सोचे। अब पेमेंट बैंक की खासियत ये है कि आपको 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए बैंक शुरू करने के लिए, जो आसान है। बड़ी बैंकों की कंपैरिजन तो आसान ही है। जैसे अगर आपको ICICI, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, इन जैसी कोई बैंक इस्टेब्लिश करनी होगी तो मुझे लगता है 10,000 करोड़ रुपए कम पड़ जाएगा, है ना। लेकिन एक छोटी सी बैंक शुरू करना चाहो तो 100 करोड़ रुपए से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। RBI, देखो क्या होता है कि बैंक का लाइसेंस कौन इशू करता है? RBI इशू करता है। और पहले RBI एक लाइसेंस इशू करता था जिसे हम बोलते थे यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। ये हमारे नॉर्मल बैंकिंग के लिए होता था। किसके लिए होता था? नॉर्मल बैंकिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल बैंकिंग के लिए होता था। अब देखो बच्चे, इसमें समस्या ये थी कि नॉर्मल बैंकिंग वाले में कि आपने बोला कि छोटी बैंक इस्टेब्लिश कर दो, तो छोटी बैंकों को हम नॉर्मल वाला लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। तो RBI ने एक और लाइसेंस की कैटेगरी निकाल दी जिसे बोला गया डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस यानी नॉर्मल बैंकों से नीचे वाली जो भी एंटिटीज़ हैं उन्हें हम डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस देंगे, ठीक है। तो पेमेंट बैंक के पास कौन सा लाइसेंस है? डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। SBI, एक्सिस बैंक, IDBI, इनके ICICI, HDFC, इनके पास कौन सा बैंक लाइसेंस है? यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। अच्छा, ये जो पेमेंट बैंक हैं ये रजिस्टर कहाँ होंगे? ये अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रजिस्टर होंगी, और कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये रजिस्टर होंगी। रेगुलेट होंगी हमारी बैंकिंग एक्ट से, और रजिस्टर होंगी हमारी कंपनी एक्ट में, ठीक है। रजिस्टर कहाँ होंगी? कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। अब तक कितनी पेमेंट बैंक हैं? तो अब तक टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं, जिनमें पहली पेमेंट बैंक हमारी है एयरटेल पेमेंट बैंक। फर्स्ट वन क्या है हमारी? एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद हमारी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लेना या चाहो तो नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट वन है हमारी जियो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक। ये पेमेंट बैंक है, तो ध्यान रखना, एक तो यूनिवर्सल बैंक हो गई, यूनिवर्सल बैंक हैं, ठीक है। उनसे नीचे एक कैटेगरी बनाई गई जिसको वो बोला गया पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक बोला गया। अब यूनिवर्सल और पेमेंट बैंक के बीच में भी एक कैटेगरी बनाई गई जिसको बोला गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे बोला गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो अब आप देख लो यहाँ पे, है ना, तो 3 कैटेगरी इसमें बन गई, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक, पेमेंट बैंक सबसे छोटी एंट्री लेवल है। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो पेमेंट बैंक में और आप डूबते नहीं हो, है ना, और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो RBI आपको प्रमोट कर देगी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपने अच्छा काम किया तो फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा टू द रेगुलर बैंक यानी यूनिवर्सल बैंक में, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी और पेमेंट बैंक कैटेगरी दोनों ही नचकेत मोर कमेटी द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप छोटे छोटे लोन दे सकते हो, छोटे छोटे समय के लिए लोन दे सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल बैंक से कुछ कंडीशंस इसमें सॉफ्ट होती हैं, कुछ कंडीशन सॉफ्ट होती हैं, जैसे आपको रिजर्व इतना मेंटेन करके नहीं रखना है जितना यूनिवर्सल बैंक को रखना होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेटीएम बैंक ट्रायल बेसिस पर हैं, ये प्रोबेशन पीरियड पर रहती हैं, फिर जाकर प्रमोट करके ना परमानेंट यूनिवर्सल बैंक में बना दिया जाता है। तो अभी देखा जाए टोटल हमारे पास 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। कौन कौन सी हैं? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाम सबके याद रख लेना, काम आएंगे, ठीक है, चाहो तो नोट कर लेना। देन ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय
उज्जीवन, उत्कर्ष, नॉर्थ ईस्ट, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक एंड लास्ट वन इज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये टोटल 12 बैंकें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बैंकों की कैटेगरी है बच्चे, इनको ध्यान रखना। ठीक है, आप देखोगे बच्चे कि 2013 के बाद से ही आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक देखने को मिलेंगे, उससे पहले ये नहीं थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। बैंक अकाउंट, बैंक किस तरीके से कितने अकाउंट टाइप के अकाउंट्स खोलता है। तो पहला टाइप का अकाउंट जो मोस्ट कॉमन अकाउंट है वो है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी जब भी आप बैंक से पैसे मांगोगे, अपने पैसे मांगोगे, तो बैंक तुरंत उनको डिलीवर करेगा, उन्हें डिले नहीं कर सकता है। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। डिमांड डिपॉजिट में जब भी डिमांड किया आपका पेमेंट हो जाएगा। ये दो कैटेगरीज के हमारे अकाउंट होते हैं, एक है हमारा सेविंग अकाउंट और दूसरा है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट आप यानी सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखोगे तो आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखते हैं यूजुअली, है ना। आप डे टू डे ट्रांजैक्शन बैंक से नहीं करोगे, है ना। डे टू डे ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पैसा बच जाता है हमारे खर्चों के अलावा, वो हम सेविंग अकाउंट में अपना मेंटेन करके रखते हैं, इसको सेव करने के लिए। ठीक है, तो बैंक के पास ये पैसा लंबे समय तक रह सकता है, संभावना ये है कि लंबे समय तक रहे, है ना। तो इस सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा रखा जाता है, इस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। ठीक है, इनमें आपको मिनिमम डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मिनिमम डिपॉजिट ये आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात बच्चे, इसमें दो कैटेगरी ऐसी हैं, दो हमारे पास एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और एक है आपका जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास इस तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, बाकी आपको मोस्टली सब में आपको ये देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट रेट इसमें डिपेंड करता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, अगर आप विमेन हो तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट में यूजुअली आपको इंटरेस्ट रेट 3% के आसपास देखने को मिलता है। हर बैंक का अलग अलग है, कुछ में 0.5, 0.25, 0.10 का अंतर सब में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा वेरिएशन। एवरेज आपको 3% के आसपास इसमें मिल जाता है। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये करंट अकाउंट मोस्टली आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए खोला जाता है, बिजनेस के लिए। ठीक है, और बिजनेस में ये होता ये है कि बच्चे डे टू डे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या होती हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आपके बच्चे करंट अकाउंट में आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना डिपॉजिट कर सकते हो। अब इसमें कोई हमारे पास गारंटी नहीं होती कि हमारे पास पैसा कितने लंबे समय तक रुकने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए बच्चे इसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, तो नो इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखना, सेविंग और करंट दोनों में ही आपको मिनिमम डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन सेविंग में इंटरेस्ट मिलेगा, करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझा रहा। ठीक है, बाकी आपको बैंकिंग फैसिलिटी करंट अकाउंट में अच्छी मिल जाती है। वहीं पे हम बात करेंगे टर्म डिपॉजिट की। तो टर्म डिपॉजिट बच्चे हमारे दो तरीके का आता है। टर्म खुद ही बताता है कि टाइम डिपॉजिट है एक तरीके से, यानी आपका जो पैसा है कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, भैया इस टाइम के बाद ही इस पैसे का आप भुगतान करेंगे, इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, टर्म डिपॉजिट। अब ये दो तरीके का होता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिक्स डिपॉजिट हम ये बोलते हैं बैंक के पास कि सर ये रहा मेरा पैसा और इसको आप अपने पास रख लीजिए, 1 साल 2 साल 5 साल बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपने बैंक को डिपॉजिट करते समय ही टाइम बता दिया कि आपको इस पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी, तब तक बैंक इस पैसे का इस्तेमाल अपने अनुसार कर सकता है। और क्योंकि बैंक को एश्योरिटी ये है कि ये पैसा इतने समय तक हमारे पास रहेगा, तो बैंक इसका अच्छा इस्तेमाल करेगा, और अच्छा इस्तेमाल करने पर ही आपको अच्छे रिटर्न देगा। तो सेविंग और करंट इन सबसे मिलाकर आपको फिक्स डिपॉजिट में अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? वन टाइम डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? एक तरीके से वन टाइम डिपॉजिट।
ये क्या है, वन टाइम डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, आप बैंक के पास गए और बैंक को बोले आके देखो भाई ऐसा है कि मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहूँगा और ना उनको आप अपने पास इकट्ठा करते रहना, और 2 साल बाद 3 साल जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वो आपसे एक साथ रुपये ले लूँगा। अब इसमें भी बैंक को ये पता है कि इतने समय बाद आप बैंक से पैसे मांगो, यानी उसे टाइम पीरियड पता है ना, उसे ये पता है कि इतने समय तक मेरे पास पैसा रुकने वाला है, तो इसमें भी रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक साथ आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो बोला जाता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, इसे बोलते हैं एफडी और इसे बोलते हैं हम आरडी, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये बच्चे हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है नॉन रेसिडेंट अकाउंट। पहला है नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी रेसिडेंट अकाउंट। 3 कैटेगरीज में ये हमारा डिवाइड होता है। नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो भी पैसे डिपॉजिट करेंगे वो हमारी इंडियन करेंसी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंडियन करेंसी होनी चाहिए। सेम तरीके से नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, इंडियन करेंसी ही डिपॉजिट करेंगे। वहीं पर फॉरेन करेंसी रेसिडेंट अकाउंट, ये नाम से ही बताता है फॉरेन करेंसी इसमें रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रुपया इसमें रख लोगे, कोई भी करेंसी इसमें रख लोगे। आप नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका, इनकी करेंसी रख के क्या ही करोगे, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, तो इनकी करेंसी क्या वैल्यू होगी। तो आप बच्चे ये समझ लो कि फॉरेन करेंसी रेसिडेंट अकाउंट में हम मोस्टली प्रेफर करते हैं डॉलर्स को, और डॉलर यूएस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो या कनाडा का हो, इनको। देन वी हैव हम कंसिडर करेंगे पाउंड को, येन को और यूरो को। ये कुछ करेंसीज हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट में बच्चे हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी, ये तीनों ही फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं। सेम तरीके से नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में भी हम ये तीनों ही फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन फॉरेन करेंसी रेसिडेंट अकाउंट में हम सिर्फ एफडी प्रोवाइड कराएंगे, ना तो उन्हें करंट अकाउंट प्रोवाइड कराएंगे, ना हम उन्हें सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराएंगे। नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट में बच्चे हम जो पैसा रहेगा उस पर हम टैक्स नहीं लेते हैं, ये नॉन टैक्सेबल होता है। ये क्या है, नॉन टैक्सेबल है। वहीं पर ऑर्डिनरी अकाउंट ये टैक्सेबल होता है, इस पर हम टैक्स लेते हैं, ठीक है, इस पर क्या हम लेते हैं, टैक्स लेते हैं। और फॉरेन करेंसी पर इस पर हम टैक्स नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, ये हमारा नॉन टैक्सेबल है, ध्यान रखना। नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट हम किससे खोल के देते हैं, तो रेसिडेंट मतलब इंडियन होगा तो वो तो रेसिडेंट होगा ही होगा, नॉन रेसिडेंट यानी विदेशी, नॉन रेसिडेंट यानी विदेशी, ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग इंडिया में आए हैं, इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया में आना चाह रहे हैं, उनको हम नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन करके देते हैं, ठीक है, किसे, पाकिस्तान बांग्लादेश को, रुपी अकाउंट, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले आएंगे तो ये अपने वो जिन्ना छाप नोट लेकर आएंगे जो हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, है ना। अब क्योंकि ये ज़्यादातर लोग शरणार्थी आते हैं, ज़्यादातर इलाज के सिलसिले में इंडिया में आते हैं, तो उनसे हम टैक्स नहीं लेते हैं। वहीं पर हम इन 2 कंट्रीज़ के अलावा कोई भी आएगा तो उससे हम टैक्स लेंगे, ठीक है। और ये सभी कंट्रीज़ के, पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए ओपन है ये वाला अकाउंट। वहीं पर फॉरेन करेंसी रेसिडेंट अकाउंट, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही अकाउंट खोलेंगे और किसी के अकाउंट इसमें नहीं खोलने वाले हैं। कारण ये है कि अगर कोई शरणार्थी इंडिया में आता है तो इंडिया में आकर तुरंत नागरिक नहीं बन जाता है, उसे कुछ समय तक रहना पड़ता है, देन उसके बाद वो नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, तब वो नागरिक बनता है। तब तक वो अपनी बैंकिंग फैसिलिटी कैसे इस्तेमाल करेगा, तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो चाहे वो इंडियन रुपीज़ में पैसा रख ले तो रुपी अकाउंट खोल ले, और अगर इंडियन रुपी में पैसा नहीं रखना चाहता है तो फॉरेन करेंसी में रख ले, तो हम उसे फॉरेन करेंसी रेसिडेंट अकाउंट खोल के दे देते हैं। ये हम व्यवस्थाएँ करके देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कुछ अकाउंट्स हैं, है ना, जो काम करते हैं हमारे कंसिडरेशन के लिए। इनमें से किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके के अकाउंट्स हैं, जैसे आपके डीमैट अकाउंट्स हैं, आपके और भी बैंकिंग में चेक्स आपके काम आते हैं, है ना, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बैंकिंग में काम आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।